हेलो बच्चों, कमो क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 5 होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि क्लास 12 का टॉपिक है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने देखा था कल की क्लास में कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन कलर कोड, है ना, कार्बन रजिस्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कार्बन कलर कोड क्या होता है, कार्बन रजिस्टर पर जो कि बना होता है, उस पर कलर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के कलर बनाने के क्या मतलब है, क्या वजह है कि उस पर डिफरेंट टाइप का कलर बना दिया जाता है, ये भी हम लोग आज देखने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन रजिस्टर की। इसकी बात करेंगे कार्बन रजिस्टर की। कार्बन रजिस्टर, है ना, रजिस्टर या रेजिस्टेंस कहें, बात एक ही है। रजिस्टर की बात करें तो ये जनरली ग्रेफाइट, है ना, सिरेमिक, रेजिन और जो है डस्ट से बनाया जाता है ना। इन चार चीजों को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन रजिस्टर बनता है। यानी कि कार्बन रजिस्टर या रेजिस्टेंस बनाने के लिए हमें ग्रेफाइट की जरूरत होगी, सिरेमिक की जरूरत होगी, रेजिन की जरूरत होगी और डस्ट की जरूरत होगी। इन सभी को मिला करके तब जाकर के कार्बन रजिस्टर बनाया जाता है। कार्बन रजिस्टर को बनाने का मतलब ये है कि इसका रेजिस्टेंस जो होता है थोड़ा सा हाई हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि कंडक्टर या मटेरियल या वायर होगा तो उसका कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम लोगों ने कहा था रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कार्बन रजिस्टर की, तो कार्बन रजिस्टर भी एक रेजिस्टेंस ही होता है। ये भी करंट को रोकने का ही काम करता है, लेकिन कंडक्टर या कोई भी मेटल की उतनी अधिक रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी नहीं थी, उतना ज्यादा रजिस्ट नहीं करता था जितना कि हमें जरूरत थी। इस वजह से हमने क्या कर दिया, इन चारों चीजों को मिला करके एक हमने अलग से रेजिस्टेंस बना दी, एक रजिस्टर बना दिया, जिसका नाम हम लोगों ने रखा कार्बन रजिस्टर, है ना। कार्बन रजिस्टर में अगर देखें तो इसी तरह का रेजिस्टेंस बना होता है, जिसमें कि चार डिफरेंट कलर बने होते हैं, जिस पर कि क्या होते हैं, डिफरेंट चार कलर बने होते हैं। फर्स्ट कलर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये एक हम लोगों ने कार्बन रजिस्टर बनाया है, इसमें चार कलर, फर्स्ट कलर, सेकेंड कलर, थर्ड और ये फोर्थ कलर, है ना। फर्स्ट कलर का नाम हम लोग ए लिखते हैं, सेकेंड कलर को अगर बी कहें, तीसरे को सी कहें और चौथे को डी कहें। तो डी वाला कलर जो हम लोग ऊपर वाले फिगर में देख रहे हैं कि डी वाला कलर ये जो है फिक्स होता है, या तो सिल्वर कलर होगा, या तो सिल्वर, या फिर ये गोल्डन कलर का होगा, या फिर तीसरा क्या हो सकता है, ये होगा ही नहीं, ये क्या कर दिया जाएगा, चौथा कलर हटा दिया जाएगा। तब की बात हम करेंगे कि आखिर सिल्वर कलर का क्या मतलब होता है, गोल्डन कलर का क्या मतलब, और जब नहीं होगा चौथा कलर, फोर्थ कलर नहीं होगा, प्रेजेंट ही नहीं होगा, इस पे फोर्थ कलर प्रिंटेड ही नहीं होगा, तब उसका मतलब क्या होगा, ये भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट कलर की बात करते हैं, सेकेंड और थर्ड कलर की बात करते हैं। तो फर्स्ट कलर और सेकेंड कलर, थर्ड कलर, साथ ही साथ फोर्थ कलर हमें ये बताते हैं कि इस रेजिस्टेंस की, इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है। हम कलर देख करके, कलर की वजह से हम पहचान सकते हैं कि ये कितना मैक्सिमम करंट को रजिस्ट कर सकता है, कितना मैक्सिमम करंट को रोक सकता है, इसके कलर को देख करके। इसलिए बना दिया गया क्योंकि छोटे छोटे रजिस्टर्स हैं, इस पर डिजिट्स में लिखना पॉसिबल नहीं था। दूसरा चीज था कि मिट भी सकता था, घिस भी सकता था, लेकिन जब कलर बना दिया गया तो एक राउंड शेप में कलर होता है जो कि कभी घिस नहीं सकता, मिट नहीं सकता, इस वजह से इस पर कलर बनाया गया। कलर का इस पे जो इम्पोर्टेंस है, कलर हमें बताता है कि इस कार्बन रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, ये कितना मैक्सिमम करंट को रजिस्ट कर सकता है, मैक्सिमम करंट को रोक सकता है। तो जिसमें चार कलर हम देख रहे हैं, फोर्थ कलर में से फर्स्ट और सेकेंड कलर जो है, फर्स्ट और सेकेंड कलर जो है फिगर को बताते हैं। किसको बताते हैं, फिगर, यानी कि मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, इसको मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, या फिर हम इसको वैल्यू कह सकते हैं, है ना। फर्स्ट और सेकेंड कलर, फर्स्ट कलर ए और सेकेंड कलर बी जो होता है वैल्यू को बताता है, जबकि थर्ड कलर जो है मल्टीप्लायर को बताता है, यानी 10 to power 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसको बताता है। फर्स्ट कलर क्या बता दिया, मैग्नीट्यूड। फर्स्ट और सेकेंड कलर जो है वैल्यू को बता रहा, फिगर किसको कहते हैं, वैल्यू को बता रहा, मैग्नीट्यूड को बता रहा है।
थर्ड कलर जो है मल्टीप्लायर को बता रहा है कि 10 टू पावर उसके कितना होगा, जबकि हम फोर्थ कलर में देख रहे हैं कि या तो सिल्वर कलर होगा, दूसरा गोल्डन कलर और तीसरा हो सकता है कि वो कलर ही एब्सेंट हो। तब जो होगा, ये जो होगा, जो लास्ट वाला फोर्थ कलर है, ये हमें बताता है कि उसका टॉलरेंस कितना है। उसका कितना है, टॉलरेंस कितना है। टॉलरेंस का मतलब है कि मैक्सिमम कितना वो सहन कर सकता है, जिसके बाद वो ब्रेक डाउन हो सकता है। तो अगर फोर्थ कलर में सिल्वर कलर दिया है तो इसका टॉलरेंस जो होगा प्लस माइनस कितना परसेंट। अगर हमें सिल्वर कलर दिया है तो सिल्वर कलर का टॉलरेंस जो होता है वो होता है 10%, कितना, प्लस माइनस 10%। गोल्ड कलर है तो इसका होगा प्लस माइनस 5%। और अगर ये एब्सेंट है, थर्ड कलर है ही नहीं, तो इस कंडीशन में इसका टॉलरेंस जो होगा 20% होगा। यानी कि कौन सा बेटर होगा, जिसपे कलर फोर्थ वाला अवेलेबल नहीं होगा, उसकी सहन शक्ति, उसकी क्या कह सकते हैं, पावर जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी, जल्दी जल्दी जलेगा नहीं, है ना। लेकिन सिल्वर कलर 10% तक, अगर गोल्डन कलर है तो 5% तक, और अगर हम एब्सेंट की बात करें, कोई कलर फोर्थ नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, 20% तक वो उसको सहन करेगा। ठीक है, अब समझते हैं आगे की बात समझते हैं। फर्स्ट सेकेंड कलर, फर्स्ट और सेकेंड कलर को हमने कहा फिगर को बताता है कि फिगर में अगर कलर अलग अलग हो सकता है कि फर्स्ट कलर इसमें रेड आ जाए, सेकेंड कलर हमारा ब्राउन आ जाए, हो सकता है कि ये थर्ड कलर ग्रीन आ जाए, है ना। तो ग्रीन कलर के लिए क्या होगा, ब्राउन कलर के लिए वैल्यू क्या होगा, रेड कलर के लिए वैल्यू क्या होगा, इन सबकी अलग अलग वैल्यू फिक्स है। रेड कलर की बात करेंगे, ब्राउन, ये तीनों कलर अलग अलग भी हो सकते हैं। अभी एक एक्सपेरिमेंट, एक एग्जांपल देखेंगे इस पर, है ना। चलिए देखते हैं, एक हमने टेबल यहाँ बनाया है। अगर ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर का फिगर कितना होगा, 0 होगा। अगर ब्राउन कलर है तो इसका फिगर 1 होगा, रेड कलर होगा तो 2 होगा, ऑरेंज होगा तो इसका फिगर 3 होगा, येलो कलर है तो इसका फिगर 4 होगा, ग्रीन कलर है तो इसका फिगर 5 होगा, ब्लू कलर है तो इसका फिगर 6 हो जाएगा, वायलेट कलर है तो इसका कलर 7 हो जाएगा, ग्रे कलर है तो इसका फिगर 8 हो जाएगा, और व्हाइट कलर है तो इसका फिगर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा, या फिर हम कलर को सीक्वेंस में लर्न कर लेते हैं, तब भी हमारा काम हो सकता है कि कलर को अगर सीक्वेंस में याद कर लेते हैं कि पहले ब्लैक होता है, दूसरा ब्राउन होता है, फिर रेड होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर येलो होता है, फिर ग्रीन, फिर वायलेट, फिर कौन सा, फिर ग्रे, और फिर लास्ट में सबसे व्हाइट होता है, तब भी हम इस वैल्यू को आराम से याद कर सकते हैं। सीक्वेंस से हमें लर्न करना है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। इस तरह से हम इसको लर्न कर सकते हैं, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको बी लिख दीजिए, BBRO, फिर कहिए YGBVGW, है ना। इस तरह से भी आप इसको, जैसे हम लोगों ने स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में VIBGYOR करके याद किया था, उस तरह से आप भी इसको सीक्वेंस में छोटे फॉर्म में करके लिख सकते हैं, है ना। तो हमने फिगर की बात तो कर ली कि फिगर अगर ब्लैक कलर आता है तो 0 होगा, ब्राउन आता है तो 1 होगा, रेड आता है तो 2 होगा, ऑरेंज आता है तो 3 होगा, येलो आता है तो 4 होगा, ग्रीन आएगा तो 5 होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ब्लू कलर आएगा तो 7 हो जाएगा, वायलेट कलर आएगा तो ब्लू कलर आएगा तो 6 हो जाएगा, वायलेट कलर आता है तो 7 हो जाएगा, ग्रे कलर आता है तो 8 हो जाएगा उसका फिगर, और व्हाइट कलर आता है तो उसका फिगर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये तो हम लोगों ने फिगर की बात देखी। अब देखते हैं हम कि मल्टीप्लायर कितना होगा। तो मल्टीप्लायर के लिए अगर ये वैल्यू आपको याद हो जाती है कि फिगर कितना कितना होगा, तो आप मल्टीप्लायर को भी आराम से याद कर सकते हैं, है ना। ब्लैक कलर है तो सबसे पहले मल्टीप्लायर में हमने यहां बताया था कि 10 टू पावर कितना आएगा, है ना। 10 के पावर में उसका कितना आएगा, तो सबसे पहले सबके आगे 10 10 लिख दीजिए, यानी 10 तो सब में है कि 10 मल्टीप्लायर में आएगा ही। अब बात करेंगे एकदम सिंपल सा फंडा, क्या हो जाएगा, एकदम तुरंत याद हो जाएगा। यहाँ 0 है तो यहाँ पावर आप 0 लगा दीजिए, यहाँ 1 है तो पावर यहाँ 1 लगा दीजिए। कितना लगा दीजिए, जितना फिगर है उतना ही 10 टू पावर में मल्टीप्लायर भी आएगा। अगर रेड हो गया तो उसका 2 लगा दीजिए, ऑरेंज हो गया 3 हो गया, इसका येलो का 4 लगा दीजिए, ग्रीन का 5 लगा दीजिए, ब्लू का 6 लगा दीजिए, वायलेट का 7 लगा दीजिए, ग्रे का 8, और व्हाइट का आप लगा दीजिए 9। यानी कि हमें क्या लर्न करना है, केवल हमें
फिगर याद करने हैं या फिर सीक्वेंस से हमें इन कलर्स का नाम याद रख लेना है, सीक्वेंस से कलर का अगर हम नाम याद कर लेते हैं तो आसानी से फिगर और मल्टीप्लायर को भी आराम से लिख सकते हैं। फर्स्ट 0 से स्टार्ट करेंगे 9 तक जाएंगे, कलर हम लोग को याद होना चाहिए कि सीक्वेंस पहले कौन सा है, पहले ब्लैक आता है फिर ब्राउन आता है। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले बी इसमें 3 बार आ गया है, ब्लैक ब्राउन और नीचे ब्लू आ गया है ना। तो याद रखना है कि पहले ब्लैक फिर ब्राउन और फिर बीच में कहीं ब्लू आता है, नीचे कहीं ब्लू आता है ना। इस तरह से आप सीक्वेंस में इसको याद करके लिख सकते हैं। आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इस पर कलर कोड जो है, कलर जो बनाया गया है वो क्यों बनाया गया है कि इसकी वैल्यू को हम देख करके पता कर सकें कि इसका वैल्यू कितना है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसकी टेंडेंसी कितनी है, इसकी पावर कितनी है, ये कितना तक मैक्सिमम करंट को इंटरप्ट कर सकता है, रोक सकता है, अपोज कर सकता है ना। फिर समझते हैं फिर इसी पर एक न्यूमेरिकल समझ लेते हैं या फिर एग्जाम्पल कहें कि एक हमारे पास रजिस्टर है, कार्बन रजिस्टर है, ये हमारे पास ये हो गया हमारे पास कार्बन रजिस्टर। इस पे 4 कलर बने हुए हैं, फर्स्ट कलर, सेकेंड कलर, थर्ड कलर और ये रहा हमारा फोर्थ कलर, है ना। 4 कलर बने हुए हैं, इसमें वायर इस तरह से निकला होगा तभी जाकर के ये किसी से ज्वाइंट होगा। अगर फर्स्ट कलर को कह रहे हैं कि रेड कलर है, कितना है, रेड कलर, दूसरा कलर वायलेट है, क्या है, वायलेट है, थर्ड कलर जो है मान लेते हैं ग्रीन है और फोर्थ कलर जो है वो क्या है, सिल्वर है, क्या है, सिल्वर है ना। 4 कलर इस पे दिए गए हैं और दूसरा भी कलर आप ले सकते हैं, हो सकता है कि वायलेट पहले हो रेड बाद में हो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है ना, वो अलग अलग वैल्यू को फिर बता देगा, इस फिगर से देख करके हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहली बात करते हैं रेड कलर की बात करें। रेड कलर कहाँ पे है, देख रहे हैं, इसका फिगर कितना होता है, 2 होता है। तो सबसे पहले इसके नीचे क्या करिए, आप 2 को लिख दीजिए, है ना। दूसरा कलर कौन सा है आपका, वॉयलेट है, इसके नीचे क्या करिए, आप 7 को लिख दीजिए, क्या करिए, आप 7 को लिख दीजिए। फिर देखिए ग्रीन कलर, अच्छा ग्रीन कलर लिखे है ना, ग्रीन कलर को देखिए कि ग्रीन कलर आपका कहाँ आता है। ग्रीन कलर में अब थर्ड कलर क्या बताता है, ये तो दोनों फिगर को बता दिए, ये क्या बताते हैं, ये फिगर को बता दिए, है ना। ये कलर क्या बताता है, मल्टीप्लायर को बताता है। तो जब मल्टीप्लायर को बताता है तो ग्रीन कलर का मल्टीप्लायर देख रहे हैं 10 टू पावर 5 है, तो इसका मल्टीप्लायर हो गया 10 टू पावर 5, ये ग्रीन कलर का मल्टीप्लायर। फिर हम सिल्वर कलर की बात करें तो सिल्वर कलर का देख रहे हैं टॉलरेंस कितना होता है, प्लस माइनस कितना, 10%। अब चलिए सब कलर का हमने कोड लिख लिया, उसकी वैल्यू लिख लिया। अब हम इनका पूरे रजिस्टर का ओवरऑल वैल्यू देखते हैं कि कितना होगा, है ना। पहले क्या है, रेड कलर, तो रेड कलर का पहले लिख दीजिए 2, फिर लगा दीजिए पॉइंट, क्या लिख दिया, पहले रेड कलर का कोड आप लिख लीजिए 2, फिर हमने लगा दिया पॉइंट। इसके बाद आप वायलेट कलर का आप लिख दीजिए कितना, 7, फिर मल्टीप्लायर का मतलब मल्टीप्लाई आप साइन लगा दीजिए। मल्टीप्लाई के बाद हम क्या देख रहे हैं, थर्ड कलर हमारा ग्रीन है और ग्रीन कलर का पावर कितना होता है, 10 टू पावर 5 और फिर प्लस माइनस आप लिख दीजिए कितना, 10%। यही क्या है, ये जो गिवन हमारा फिगर है, गिवन हमारा रजिस्टर है, कार्बन रजिस्टर है, उसकी वैल्यू क्या है, 2.7 इंटू 10 टू पावर 5 प्लस माइनस 10%। इस तरह से अगर आपको कार्बन कलर कोड का कहीं भी क्वेश्चन आता है तो आप इस कोड को लर्न करके आसानी से उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपने परीक्षा में, एग्जाम में 1 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं, अभी हमने टॉपिक लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में अगर बात करें तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ लिया होगा कि रेजिस्टेंस को कंबाइन क्यों करते हैं, है ना। इसको पहले आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, तब तक हम इसको इरेज कर देंगे फिर, है ना। चलिए फिर देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस क्या होता है। ठीक है, चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की बात करें तो कंबाइन करने की, पहले सबसे पहली बात है कि रेजिस्टेंस हमारे पास है ही, तो कंबाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी। कंबाइन करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हम कंबाइन करके छोटे छोटे रजिस्टर्स को कंबाइन करके एक बड़ा रजिस्टर, एक बड़े रेजिस्टेंस को बना सकते हैं, या फिर बड़े बड़े रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करके एक दूसरे से ज्वाइन करके कंबाइन करके हम छोटा रेजिस्टेंस
फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमें क्या पड़ी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की जरूरत पड़ी कि हमें डिजायरेबल करंट मिलने लगे, डिजायरेबल रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलने लगी, इसलिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की जरूरत पड़ी। ये भी दो तरह का होगा। कितने तरह से कंबाइन होगा, दो तरह से होगा। एक होगा सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। दो तरह का कॉम्बिनेशन होगा, एक होगा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए बात करते हैं पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे पहले हम लोग बात कर ही लेते हैं, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हम लोग कैसे बनाते हैं, 9th क्लास में आप लोगों ने फिगर देखा, इस तरह का रेजिस्टेंस बनाते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन मान लेते हैं ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस है, ये हमारा थर्ड रेजिस्टेंस है। 3 रेजिस्टेंस और थोड़ा सा एक्सपेंड करके बनाते हैं। ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस और ये हमारा कौन सा है, थर्ड रेजिस्टेंस। 3 रेजिस्टेंसेस है हमारे पास। इन तीनों को हमें कंबाइन करना है किस कंडीशन में, किन कॉम्बिनेशन में, सीरीज में। लेट कर लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है और इसका R3। करते क्या है कि इसका फर्स्ट इंड ये होगा, इसका सेकंड इंड ये होगा। इसका अगर फर्स्ट इंड देखें तो ये होगा, सेकंड ये, इसका फर्स्ट ये और इसका सेकंड ये। पहला सबका हम लोगों ने देख लिया कि स्टार्टिंग में फर्स्ट होगा और लास्ट में सेकंड होगा, है ना। करते क्या है, ला करके इसको हेड टू हेड कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको हेड टू हेड कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सीधा सीधा इनको ला के जोड़ देना है। अगर सीधा सीधा ला के कनेक्ट कर दिया तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं, है ना। यानी कि अगर हमने कहा कि सेकेंड टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द सेकेंड रजिस्टर एंड सो ऑन, ठीक है। फिर देखते हैं इस कॉम्बिनेशन को ला करके हम एक सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। सेल या बैटरी के साथ अगर हम कनेक्ट कर दिया, अभी हमने बैटरी कनेक्ट किया है, सेल नहीं कनेक्ट किया, है ना, जिसका वोल्टेज V है, तो कंफर्म है कि करंट इसमें चलेगा I, यहां भी चलेगा I। ये सब में कितना पास होगा, क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में क्या करेगा, सब में करंट I ही पास होगा। लेकिन वोल्टेज तो इसको V मिला है, तो कुछ पोटेंशियल इसमें लॉस हो जाएगा, V1 लॉस हो गया इसमें, और कुछ पोटेंशियल लॉस हो जाएगा इसमें, और कुछ पोटेंशियल लॉस हो जाएगा थर्ड वाले में। बात क्लियर है। हमने क्या कहा कि चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टर कनेक्ट है, तो सभी रेजिस्टेंसेस में, सभी रजिस्टर्स में करंट की वैल्यू सेम होगी, बट इनके एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो क्या होगा, डिफर करेगा, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने लिखा V1, V2 और V3, है ना। लेकिन अगर बात करें कि V इक्वल टू कितना मिलेगा, V1, V2 प्लस V3, क्योंकि बैटरी हमारे पास 20 वोल्ट की है, तो यही ना इन तीनों को ऑपरेट कर रही है, तो यही V जो होगा वो क्या होगा, 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। कुछ इसको मिलेगा, कुछ इसको मिलेगा और कुछ इसको मिलेगा। तो इनको तीनों को ऐड करने के बाद फिर से V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को यहाँ पे फॉलो हो रहा है ना। फिर समझते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कल हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था। बाय यूजिंग ओम्स लॉ की बात करें, बाय यूजिंग कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, V इक्वल टू IR कहता है। ये तो हम तो हो गया हमारा V इक्वल टू IR ओम्स लॉ। अगर हम पहले रजिस्टर के एंड के बीच में अगर बात करें, इसको हम लोग फर्स्ट सेकंड को मिटा देते हैं, है ना, सब में करंट आई गया। अगर हम पहले रजिस्टर के यानी कि इसके बीच में R1 के एंड के बीच में हम पोटेंशियल की बात करें, तो कितना हो जाएगा, V1 इक्वल टू IR1। इसी तरह से V2 की बात करें तो कितना हो जाएगा, IR2, और V3 की बात करें तो कितना हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों वैल्यू ले जाकर के इस इक्वेशन में रख देंगे, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 और प्लस IR3। यहाँ V की वैल्यू भी यहां से रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, IR। तो IR इक्वल टू I कॉमन हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। यहां से I से I कैंसिल, तो R इक्वल टू हो गया हम लोगों का R1 प्लस R2 प्लस R3। और दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कंबाइंड रेजिस्टेंस फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है।
हमने क्या देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमें कंबाइंड रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलती है, कंबाइंड रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलता है, जो मैग्नीट्यूड मिलता है, वो सभी रेजिस्टेंसेस के, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल होता है। अगर हम कहते यहीं पे कि n रेजिस्टेंसेस हमने कनेक्ट किया है, कितने n रेजिस्टेंस, फॉर n रेजिस्टेंसेस, फॉर n रजिस्टर्स, है ना, तो इसमें हमारा क्या मिल जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 कितना Rn, है ना। n रेजिस्टेंसेस के लिए क्या वैल्यू मिल जाएगा हमारा, सीधा सीधा जोड़ते जाएंगे। इस कंडीशन में सीरीज कॉम्बिनेशन में R की जो वैल्यू मिलेगी हमें मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि कभी कभी 2-3 वैल्यू रेजिस्टेंसेस की दे करके एग्जाम में न्यूमेरिकल में और कह देता फाइंड द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर, मैक्सिमम कितना होगा। तो मैक्सिमम के लिए जैसे ही मैक्सिमम की बात किया जाए तुरंत हम सीरीज कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ जाएंगे और तुरंत हम उसको सॉल्व करके साइड हटा देंगे, है ना। यानी कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमसे पूछता है तो सीधा सीधा सबको ऐड कर देंगे, वही क्या हो जाएगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस, और वही क्या हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहे या कंबाइंड रेजिस्टेंस कहे, बात सेम, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इसी तरह से मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर नए चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास जितने भी रजिस्टर्स होते हैं, ये हमने 3 रजिस्टर्स की बात की, ये 3 रजिस्टर्स हमारे पास हैं। ये तीनों रजिस्टर्स को हम क्या किए, इनको हमें पैरेलल में कंबाइन करना है। अगर पहले की वैल्यू को R1 लिखे, दूसरे को R2 लिखे और तीसरे को R3 लिखे, अगर हमें इनको पैरेलल में कंबाइन करना है तो सभी के इधर वाले एंड को किसी एक पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे वाले एंड को किसी दूसरे पॉइंट से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनता है, हम इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन को ला करके हम किसी एक सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं जो V वोल्ट की होती है। तो V वोल्ट की है तो कंफर्म है कि करंट इसमें कितना जाएगा, आई जाएगा, यहां तक बेचारा आई जाएगा। लेकिन जैसे ही यहां पहुंचेगा इसमें करंट कुछ जाएगा, कुछ इसमें, ये 3 पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो I1 गया ऊपर वाले में, I2 गया नीचे वाले में और I3 चला गया नीचे वाले में, है ना। तो यहां भी निकलेगा I1, यहाँ I2, यहाँ I1 तो निकलेगा, यहाँ I2 निकलेगा, यहाँ भी I3 निकलेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ ये पहुंचेगा फिर से क्या मिल जाएगा, ये तीनों जो होगा क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, फिर से क्या मिल जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, जो कि क्या होगा, I के इक्वल ही होगा, क्योंकि I ही जाकर के 3 पार्ट में बटा था और फिर से आगे जाकर के जब मिल रहा है तो फिर से इनिशियल के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हमें क्या मिल गया, I इक्वल टू I1 प्लस I2 और प्लस कितना मिल गया, I3। बात क्लियर है। तीनों में करंट तो अलग अलग होगा, बट तीनों के एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ पे इसको अगर बात करें तो कौन सा लॉ होल्ड कर रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड कर रहा है। फिर हम बात करते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ की बात करते हैं, बाय यूजिंग ओम्स लॉ की बात करते हैं, बाय यूजिंग ओम्स लॉ की बात करते हैं। तो I इक्वल टू हो जाएगा V बाई R। तो पहले में करंट देखें तो I1 इक्वल टू V बाई R1, दूसरे में करंट इसी तरह से निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, V बाई R2, और तीसरे में करंट अगर निकाला जाए तो V बाई R3। ये हो जाएगा हमारा अलग अलग सर्किट में, अलग अलग रजिस्टर में करंट। अब यही I1, I2 और I3 की वैल्यू ऊपर वाले में रख दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, और ये इसकी वैल्यू यहां रख दिया जाए तो V बाई R इक्वल टू मिल जाएगा V बाई R1 प्लस V बाई R2 और प्लस V बाई R3। यहां से V बाई R इक्वल टू V बाई R1, V को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और यहाँ पे मिल जाएगा 1 बाई R3, जो V से V कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और प्लस मिल जाएगा 1 बाई R3। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जहां R को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि इक्विवेलेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट का जो रेसिप्रोकल है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो सभी रेजिस्टेंसेस के अलग अलग वैल्यू के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल आ रहा है। इस कंडीशन में हमारा जो वैल्यू मिलता है वो R मिनिमम मिलता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है फाइंड द मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंसेस।
तो मिनिमम की बात जैसे ही करता है तो तुरंत हम कहां पहुंच जाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करता है तो हम मैक्सिमम की बात करते हैं, और पैरेलल में पूछता है तो मिनिमम रेजिस्टेंस आता है। बात क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। कल परसों हमेशा कंटिन्यू ये क्लास चलते रहेंगे, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। मिलते हैं जल्दी ही, धन्यवाद।